अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द यूजीआई ऑफिशियल पोर्टल। मेरे तमाम देखने वालों को खुशामदीद। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जितनी भी बेसिक डिस्कशन थी उसका अहतमाम कर दिया। चैप्टर नंबर 3 की थॉरो डिस्कशन हम लोग कर चुके। चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स पर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन और डेरिवेशंस वी हैव बीन डन इट, हमने ये कर लिया। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बात कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक्सरसाइज का एक सवाल रह गया, उस सवाल की जाने बढ़ते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि और इससे अगले लेक्चर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप कर लें ताकि फ्रॉम 2 और 3 लेक्चर्स ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। वक्त को ज़ाया किए बगैर चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ सके। जो सवाल हमने छोड़ा था मुझे याद पड़ता, मुझे अभी लेक्चर शुरू करने से पहले ही याद आया कि एक्सरसाइज का एक सवाल रह गया था, उसे एक दफ़ा देख के फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 था, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद द इनिशियल वेलोसिटी vi and at the same time throws a second ball straight down with the same speed. Which ball will have greater speed when it will strike the ground? Ignore the reflection. बड़ा मज़े का, बड़ा मशहूर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसकी स्टेटमेंट तो लंबी है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है, टेक्निकल भी है। इस सवाल को ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। सवाल को समझ के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि एक टावर पे, एक बिल्डिंग पे एक शख्स खड़ा है जो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। He throws the ball upward with the velocity, let's say the velocity is v. At the same time, at the very same instant, he throws the ball downward with the same velocity v. यानी कि ऊपर फेंकने वाली बॉल की वेलोसिटी भी v है और उसी स्पॉट पे नीचे फेंकने वाले बॉल की वेलोसिटी भी v है। अब दोनों बॉल्स ने अल्टीमेटली गिरना तो नीचे ही है। जो बॉल नीचे फेंका जा रहा है वो भी नीचे ही गिरेगा, जो बॉल ऊपर फेंका जा रहा है अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके इट विल फॉल डाउन वंस अगेन, वो भी नीचे ही फॉल करेगा, वो भी नीचे ही गिरेगा। सो सवाल ये है कि ऑन फॉलिंग डाउन, गिरने पे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेट्स से ये ए था, ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ज़रा सोचिए इसको। ऑल दो कि दोनों की वेलोसिटीज इस वक्त बराबर हैं, फेंकने के वक्त दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है। सो ज़रा सोचिए कि नीचे गिरते हुए कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, फिलहाल हम उस बॉल को छोड़ देते हैं जिसे नीचे फेंका जा रहा है, हम उस बॉल की बात करते हैं जिसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। नाउ यू नो इट कि जो बॉल ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, दिस बॉल विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, दिस इज डूइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे आएगा और आगे जाएगा। इट विल डू अ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। दिस वॉज द प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत ये होती है कि जो लॉन्चिंग वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल लॉन्चिंग वेलोसिटी हियर इज v, वही इसकी एट द सेम टाइम, सेम इंस्टेंट जब लैंड करता हुआ यहाँ पे आएगा, इस वक्त भी इसकी वेलोसिटी v ही होगी। सो ये प्रोजेक्टाइल की खासियत है। शायद मैंने पहले भी इस बात को डिस्कस किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते हुए। अगर नहीं भी इस बात को डिस्कस किया हुआ तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल जिस वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया जाता है, लैंड भी उसी वेलोसिटी के साथ करता है। An ideal projectile launches and lands with the same velocity. अगर इसकी velocity यहाँ पे मिसाल के तौर पे 10 है तो यहाँ पे velocity इसकी 10 ही होगी for an ideal projectile. It lands with the same velocity normally. तो लें जी, यहाँ पे भी इसकी velocity v ही होगी at this point, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v ही होगी। अब कंपेयर कीजिए इन दोनों बॉल्स को जो नीचे जा रहे हैं, ये भी नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी v और ये बॉल भी नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी v, एंड इन द एंड both balls will move with the velocity v towards earth।
इनके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन भी एक ही है, दैट इज जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लिहाजा दे विल हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, ये सेम वेलोसिटी के साथ ज़मीन को टकराएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो दोबारा एक दफ़ा यही बात सारी रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। थिंग्स आर वेरी सिंपल, यू विल गेट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स में I'm gonna रीड आउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। वही प्रैक्टिस रहेगी न्यूमेरिकल की कि आप साथ कॉपी पेंसिल अपनी लेके बैठेंगे, फारिग नहीं बैठेंगे, ताकि जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ करता जाऊँ उसे आप वहाँ पे सॉल्व करते जाएँ। आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर राइट नाउ, तो सॉल्व आप लोगों ने ही करना है। मैंने सिर्फ फार्मूला बना के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व आप लोगों ने करके आंसर को वेरीफाई करना है। नहीं जी, मैं पहले न्यूमेरिकल पढ़ने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। यस, हेलीकॉप्टर, ये वाला सवाल जो है 3.1 इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी और मोस्टली गाइड्स के अंदर, मोस्टली नोट्स, मोस्टली हैंडबुक्स के अंदर गलत हुआ होता है, लिहाजा इस सवाल को करवाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो ऑल्दो कि दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ रॉन्ग इन मोस्ट ऑफ द नोट्स, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। A helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 meters per second when it is at the height of 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long will the stone take to reach the ground? बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सी स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की। वो कहता है, मैं अपनी खूबसूरत सी ड्राइंग में आपको एक हेलीकॉप्टर बना के दिखाता हूँ। ऐसा हेलीकॉप्टर आपने शायद डोरेमोन में देखा हो। लें जी, सपोज़ कर लें कि ये हेलीकॉप्टर है, ये उसके ऊपर वाले पर हैं जो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, लेकिन क्योंकि सपोज़ करना है तो सपोज़ कुछ भी किया जा सकता। दिस इज़ द हेलीकॉप्टर। इस वक्त इसकी जो ज़मीन से हाइट है, मैं गिवन बाद में लिखूँगा, पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर दूँ, बाद में इसको लिख दूँगा जो गिवन है इसका। इस वक्त इस हेलीकॉप्टर की हाइट जो है दैट इज़ 156.8 मीटर्स। इस वक्त 156.8 मीटर्स की बुलंदी पे है, एंड इट इज़ असेंडिंग अपवर्ड, इट इज़ गोइंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है इसकी, दैट वेलोसिटी इज़ 19.6 मीटर्स। वी इज़ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। फिर कहता है a stone is dropped, यहाँ से एक पत्थर फेंका गया, उस पत्थर को ज़मीन तक आते हुए कितना वक्त लगेगा। ले जी, ये सवाल समझ लिया आपने, नहीं समझा तो दोबारा सुन लें। हेलीकॉप्टर है, ऊपर जा रहा है, असेंडिंग अपवर्ड, ऊपर जाते जाते एक लम्हे के लिए किस हाइट पे आया, 156.8 मीटर्स की हाइट पे आया, एंड इस लम्हे इसमें से एक स्टोन बाहर की तरफ फेंका गया। मैं स्टोन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं बता रहा कि स्टोन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्टोन इससे बाहर निकला। याद रहे कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी 19.6, लिहाजा जो स्टोन इससे बाहर निकलेगा फौरन नीचे नहीं गिरना शुरू करेगा। दैट स्टोन विल ऑल्सो असेंड अपवर्ड। ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर के साथ उसे भी ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलेगा, और उस थ्रस्ट की वजह से वो स्टोन भी ऊपर की तरफ जाएगा। दैट स्टोन विल ऑल्सो असेंड अपवर्ड। सो अगर मैं इसको एक दूसरे रंग से ड्रॉ कर दूँ तो ज़रा समझना आसान हो जाएगा। लेट्स से दैट इज़ अ स्टोन, और हेलीकॉप्टर के साथ ये पहले ऊपर जाएगा, एक हाइट तक पहुँचने के बाद नीचे आना शुरू करेगा। सो ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से, ये उस स्टोन का प्रोजेक्टाइल, ये उस स्टोन की ट्रेजेक्ट्री होगी, उस स्टोन का पाथ होगा आसान अल्फाज में। अब देखिएगा, इस स्टोन के पाथ के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि जितनी देर में ये स्टोन हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द अपवर्ड पाथ। एक इसका अपवर्ड पाथ है, ऊपर की तरफ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, और एक इसका डाउनवर्ड पाथ है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट से होता हुआ
ज़मीन की तरफ आएगा, नीचे गिरेगा। लेकिन मैं इन दोनों पाथ को ज़रा हाईलाइट कर दूँ ताकि समझ में आ जाए कि हमने इस न्यूमेरिकल को दो मुख्तलिफ हिस्सों में सॉल्व करना है, दो मुख्तलिफ सेक्शंस में सॉल्व करना है। ले जी ये हमारे पास सेपरेट हो गया। सवाल कुछ इस तरह से पूछ के रहा है, कहते हैं कि ये सारा सफ़र पहले जो नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद दोबारा नीचे आ रहा है, ये सारा सफ़र कितने टाइम में करेगा, कितने वक्त में करेगा। सो आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है। लेट्स राइट डाउन इट्स गिवन। क्योंकि सफ़र के दो हिस्से हैं तो गिवन भी दो चीज़ों के लिए लिखा जाएगा। पहले ऊपर जाते हुए इस बॉल की वेलोसिटी वही होगी जो कि इस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी, लिहाजा आई विल राइट ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। ऊपर जाते हुए g की वैल्यू जो है दैट इज -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल। और ऊपर जाते हुए जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, आप जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल मोशन में चीज़ एक लम्हे के लिए रुकती है, फिर नीचे आना शुरू होती है। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर्स पर सेकेंड होगी। तो अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हों, क्या आप यहां से शुरू करते हैं, क्या आप टाइम फाइंड कर सकते हैं? सो लेट्स से इस अपवर्ड मोशन के लिए यहां तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो t1 है, वो t1 आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो अपवर्ड मोशन में एक चीज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में भी अपवर्ड मोशन की बात पहले की। हम इन तीन चीज़ों से t1 ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम का एक हिस्सा कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है। ऊपर जाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा हाइट ऐड हुई है ये कितनी है? ज़ाहिर स्टोन यहाँ पे तो 156.8 हाइट पे था, लेकिन जब स्टोन हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर गया तो उसने एक्स्ट्रा हाइट कितनी अचीव की। सो मुझे ये एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, h1 लेट्स कॉल इट h1। इसको थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं ताकि लिखना आसान हो जाए। दिस इज हाइट h1 कैलकुलेट करनी है। सो h1 भी पता नहीं क्या है, h1 के लिए भी कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे, देखते हैं वो क्या लगाएंगे। फिर लेट्स टॉक अबाउट डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं? डाउनवर्ड मोशन में अब जब बॉल यहाँ पे स्टोन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, नीचे आना शुरू करेगा। तो ऑब्वियसली ऊपर तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि अब आप डाउनवर्ड मोशन स्टडी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बॉल का मोशन हाईएस्ट पॉइंट से शुरू हुआ है। सो लिहाजा यू विल से, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा, ये नज़र आ रहा होगा, ये आई गेस नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको साइड में कर देंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी इज 0 मीटर्स पर सेकेंड, और g की वैल्यू जो है यू नो इट 9.8 मीटर्स पर सेकेंड होती है। g की वैल्यू भी आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपके पास है, हाइट आप कैलकुलेट टोटल कर चुके होंगे, हाइट आ जाएगी। एंड इन द एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर डाउनवर्ड मोशन रिक्वायर्ड क्या है। डाउनवर्ड मोशन में यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम t2, नीचे आने का कुल टाइम, नीचे कितने टाइम में गिरेगा, लेट्स से दैट इज t2। वो t2 आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल टाइम वुड बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2, दैट इज वंस अगेन समथिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट। सो लें जी, इस न्यूमेरिकल को मैंने समझाया, दोबारा समझते हैं, वैल्यूज पुट करवा के सॉल्व करवाता हूँ। करना क्या है जी करना क्या है जी, हमारे पास हेलीकॉप्टर से एक स्टोन निकल रहा है, किस हाइट पे? 156.8 मीटर्स की हाइट पे। इनर्शिया की वजह से हेलीकॉप्टर के साथ ही ये स्टोन पहले ऊपर जाएगा किसी x हाइट तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा,
क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है विद हेलीकॉप्टर, तो लिहाजा स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी ही होगी जो 19.6 मीटर पर सेकेंड है ऊपर जाते हुए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से हम ऊपर जाने का टाइम और ऊपर जाते हुए जो एक्स्ट्रा हाइट ऐड हुई है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर डाउनवर्ड मोशन में क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, उसे इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर लिया जाएगा। अब नीचे गिर रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हाइट हम कैलकुलेट कर चुके होंगे यहाँ से। इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से वी विल कैलकुलेट T2, नीचे गिरने का टाइम कैलकुलेट करेंगे। जब नीचे गिरने का टाइम आ जाएगा, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल टाइम बाय एडिंग दिस बोथ टाइम्स। इन दोनों टाइम्स को ऐड करके टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू इट। सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन फर्स्ट सोल्यूशन में भी पहले बात करेंगे अपवर्ड मोशन की। मेरे पास स्पेस कम है, आई विश कि मैं स्पेस में आई होप कि मैं स्पेस में ख़त्म कर लूँ। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में आई हैव वी आई, वी एफ और जी। लेट्स कैलकुलेट टी। छोटे होते पहली इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। वी एफ इज 0, वी आई इज 19.6 प्लस ए इज -9.8, टी यू हैव टू कैलकुलेट, ये T1 है। तो ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगे। 0 इज इक्वल्स टू 19.6 माइनस 9.8 T1। अगर आप इसको इस तरफ ले आए, यू विल गेट 9.8 T इज इक्वल्स टू 19.6। सो T वुड बी इक्वल्स टू T1 है, T1 वुड बी इक्वल्स टू 19.6 ओवर 9.8। लेट्स कैंसिल इट। ये वाला जवाब मुझे याद है 2 सेकंड है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, सॉल्व नहीं किया। मुझे याद था ये जवाब 2 सेकंड निकलता है। सो दिस वुड बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्टोन टू मूव टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। स्टोन को अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हुए 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आपके पास टाइम आ चुका और जगह ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे करेंगे तो आई गेस हो जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्स्ट्रा हाइट। ये एक्स्ट्रा हाइट कैलकुलेट करनी है मुझे। तो देखिएगा मेरे पास अब क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मेरे पास ऊपर जाने का टाइम मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, जी की वैल्यू मौजूद है, एस कैलकुलेट करना है। फिर छोटे होते एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो कुछ इस तरह की बात बनेगी। थोड़ा सा अंदर लिख दिए, बाहर लिख देते हैं। S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, नाउ पुट द वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशन। S आपने कैलकुलेट करनी है, इसे आपने क्या नाम दिया था, H1। H1 हाइट इज द एक्स्ट्रा हाइट इज इक्वल्स टू वी आई इज 19.6, T is 2, T1 is 2 plus half, G is 9.8 with the negative sign, ऊपर जा रहे हैं -9.8 और T is 2 का स्क्वायर। उम्मीद है ये क्लियर होगा। ले जी, अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए ज़रा। इसको मैं सॉल्व बारी बारी करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, डायरेक्टली नहीं करूँगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू, मुझे नहीं पता इस वक्त, आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। माइनस बाहर आ जाएगा, 2 को 1 2 से कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट 9.8 इंटू 2। इसको ज़रा सॉल्व करें, यू विल गेट H1 इज इक्वल टू 2 इंटू 19.6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 19.6। तो 19.6 में से एक 19.6 माइनस हो जाएगा। इन दी एंड आई विल गेट 19.6 मीटर्स। कैसा सॉल्व करने का तरीका विदाउट कैलकुलेटर, जुगाड़। सो एक्स्ट्रा हाइट, स्टोन जिस एक्स्ट्रा हाइट तक जा रहा है, दैट एक्स्ट्रा हाइट इज 19.6 मीटर्स। वो एक्स्ट्रा हाइट 19.6 मीटर है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास? अब स्पेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा।
सो ये मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं। सो टोटल हाइट इज, ये भी मिटा लेते हैं। सो टोटल हाइट जहां तक स्टोन पहुंच चुका है, अब जहां से नीचे डाउनवर्ड मोशन का आगाज करेगा, दैट टोटल हाइट इज h प्लस h1। वो कितनी है जी? टोटल हाइट इज h प्लस h1, दैट इज 156.8 प्लस 19.6। सॉल्व कर लें तो ये 170 पॉइंट समथिंग आती है। आई डोंट नॉट नो, मैं इसको लेट से s लिख रहा हूँ, ये s आ जाएगी आपके पास। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपने सॉल्व करना। अब आप हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक टाइम कैलकुलेट करने का एक फार्मूला लगाएं। दैट फार्मूला जो मुझे समझ में आता है, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज द टोटल हाइट जो आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कैलकुलेटेड है, जुमले पे गौर कीजिएगा, आपने इन दोनों को कैलकुलेट करके आंसर निकालना। कैलकुलेटेड है, वी आई इज 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, इनटू टी प्लस हाफ ए इज 9.8 टी स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना। थिंग्स आर प्रीटी सिंपल। S इज इक्वल्स टू वही S, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 बाई 2 टी स्क्वायर। फ्रॉम हेयर यू विल कैलकुलेट द टी स्क्वायर वैल्यू, मुझे याद है एग्जैक्टली S की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8 जाके डिवाइड हो जाएगा। टी स्क्वायर वॉज, जो मुझे याद पड़ता है, दैट वॉज 36 नॉट सेकेंड, 36। सो टी की वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ से अंडर रूट लेंगे, इट विल बिकम 6 सेकेंड्स। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। सो टोटल टाइम वुड बी, टोटल टाइम क्या आएगा जी, वो t1 था, ये t2 है। सो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, यानी 2 सेकेंड्स जमा 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी उसको हेलीकॉप्टर से छूट कर ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 सेकंड लग जाएंगे। दिस वॉज द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा है, सिर्फ एक कैलकुलेशन मैंने नहीं की जो आप लोगों ने करनी है, दैट इज दिस एडिशन। आफ्टर दिस एडिशन यू हैव टू पुट एस हेयर। टाइम आपने कैलकुलेट करना है, एस पुट करेंगे, यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 6 सेकंड्स। थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर पे, क्योंकि हमारे बच्चे इस कदर कमाल होते हैं कि कैलकुलेटर पे भी सही वैल्यू पुट नहीं करते और गलत जवाब निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ज़रा ध्यान से करना है, ब्रैकेट्स लगानी है। मैं अपने बच्चों को क्लास में हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना सीखा, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो कोशिश किया करें कि जब आप इस तरह के फ्रैक्शन सॉल्व करनी शुरू करें तो ब्रैकेट्स लगाया करें, हमेशा ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व किया करें, ब्रैकेट्स लगाया कर पेरेंथेसिस में लिखा करें। कुछ कैलकुलेटर्स इस तरह हैं कि जिनके ऊपर तो फ्रैक्शन बनी आ जाती है, यानी उनके ऊपर फ्रैक्शन को सॉल्व करना आसान है, जिन्हें नेचुरल डिस्प्ले के कैलकुलेटर्स कहते हैं, उनके लिए तो कैलकुलेशन आसान होती है बच्चों के लिए। लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स इस तरह के हैं जिनके ऊपर फ्रैक्शन बनी नहीं आती, मुश्किल होती है, तो वो हमेशा ब्रैकेट्स लगा के सॉल्व किया करें। नहीं जी, पहला न्यूमेरिकल तो हो गया, दूसरे वाला मैं नहीं करवाता, टेबुलर है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आई हैवंट सीन दिस न्यूमेरिकल इन माय होल करियर इन एग्ज़ाम। ये बिला वजह एक न्यूमेरिकल डाल दिया कि हाँ, ऑन दो इस न्यूमेरिकल से एंट्रेंस के कुछ सवाल ज़रूर बना करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे तब इंटरेक्शन हुआ तो आपको तब करवाऊँगा। अभी जंप करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज स्टिल नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस उसकी इक्वेशन बनवा देता हूँ, वैल्यूज पुट करके सॉल्व आपने करना है। असल चीज़ इक्वेशन ही होती है। सवाल है, प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड, यानी प्रोटॉन की इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है, क्या है जी वो 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड, passes through a 0.02 centimeter thick sheet of paper.
यानी उसने एक्चुअली फासला कितना तय किया, एक पेपर में घुस के दूसरी तरफ निकला है, पेपर की थिकनेस ही वो फासला जितना वो कवर कर रहा है. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट प्रोटॉन, दैट इज 0.020 सेंटीमीटर. इसे लगे हाथों यहाँ पे ही मार दें. मारने से मुराद ये है कि कन्वर्ट कर लें इसको ऐसा यूनिट्स के अंदर, दैट इज 0. यार यहाँ की बजाय ना नीचे कर लेते हैं, इस तरह स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है. 0.020 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लें. सेंटी का जो वो प्रीफिक्स था उसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली, मीटर में आ गया. जब आप चीज़ें सिंप्लीफाई करनी सीखें, फिर उसके बाद कहता है एंड एमर्जेस, और बाहर निकल रहा है विद द स्पीड ऑफ 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड. यानी कि वी एफ इज गिवन, वी एफ इज 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डीसेलरेशन एंड फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन. दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. सो अब हम रिक्वायर्ड पे आ चुके हैं. यू हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन. रिटार्डेशन बोले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और टाइम टेकन और टी कैलकुलेट करना है. लें जी, चीज़ें फिर से बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आप खुद करेंगे. वी आई इज गिवन, वी एफ इज गिवन, एस इज गिवन. ए कैलकुलेट करना है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आसान सी इक्वेशन है. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करें. 2 ए आपने कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख दें. एस इज 0.02 इंटू 10⁻⁻2. वी एफ इज गिवन दिस 2.0 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर माइनस 1.0 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर. जब आप सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी. और क्या आएगी, मैं मारने लगा हूँ नकल, किताब का आंसर देखने लगा हूँ. आपने ऐसा नहीं देखना, आपने खुद से सॉल्व करना है. जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.4 इंटू 10⁻17. 2.4 इंटू 10⁻17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा यार, किताब में नेगेटिव नहीं लिखा हुआ जवाब, मगर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव आएगी. कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिखी है मैंने? कसदन किताब में नहीं लिखी हुई, मैंने फिर भी लिखी है, क्यों? क्या ख्याल है? डू यू हैव एनी गेस? ख्याल कुछ ऐसे है, गैस कुछ ऐसे है. देखिए, ये मूव कर रहा है 1 इंटू 10⁻7 हाई वेलोसिटी के साथ, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है. जब पेपर में से घुसा और दूसरी तरफ से बाहर निकला तो वेलोसिटी थी 2.0 इंटू 10⁻6. वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. जब वेलोसिटी कम हुई इसका मतलब क्या है? क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पढ़ाया हुआ चीज़ें पढ़ाई हुई हैं. जब वेलोसिटी कम हो जाए दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्ड कर रही है, ब्रेक सप्लाई हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. सो इस केस में वही काम हो रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन, लिहाजा एक्सेलरेशन हैज गॉट माइनस साइन विद इट. बात समझ रहे हैं बच्चों? सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है. अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, ख़त्म करते हैं इसको. एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई. लेट्स कैलकुलेट द टाइम. अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? छोटे होते एक्सेलरेशन का फार्मूला भी पढ़ा था, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब आपके पास सारा कुछ है, टी कैलकुलेट करना है. टी वुड बी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए. सो वैल्यूज पुट करें. व्हाट इज वी एफ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. व्हाट इज वी एफ? 2 इंटू 10⁻6 माइनस 1 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन इज. अब यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन पुट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है. टाइम के फॉर्मूले में जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे यू नीड नॉट टू पुट अ नेगेटिव साइन. आपको नेगेटिव साइन पुट करने की जरूरत नहीं है. सो एक्सेलरेशन पुट की,
2.4 इंटू 10⁻17 और टाइम की वैल्यू 3 रट्टा भूल गया 3.3 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। आप लोगों ने चीज़ें सॉल्व करनी है, आप लोगों के लिए चीज़ें सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये तो मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, वक्त बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। मेरी जो फिज़िकल क्लास होती है, उस फिज़िकल क्लास में आप बच्चे जो मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं आपसे ही चीज़ें सॉल्व करवाया करता हूँ वैल्यूज पुट करके, ताकि इसी बहाने आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ जाए। याद रखिएगा कि इतना सारा कुछ सॉल्व करके अगर आप रिज़ल्ट की हेडिंग नहीं डालेंगे, नंबर 3 पूरे नहीं मिलेंगे। मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है रिज़ल्ट की हेडिंग डालना, आप पर है। जी एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करके आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। 2 masses M1 and M2 आर इनिशियली एट रेस्ट विद अ स्प्रिंग। ये सवाल बहुत अहम है, इसको ज़रा मार्क कर लें, इसके ऊपर 3-4 सितारे बना लें, इसको चूम के आंखों से लगा लें, क्योंकि सवाल बड़ा मशहूर और बहुत दफ़ा आया हुआ। 2 masses M1 and M2 आर इनिशियली एट रेस्ट विद द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। What will be the ratio of magnitude of their velocities after the spring has been released? Question is important. Question कुछ इस तरह से है कि compressed spring बोले तो दबा हुआ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग दबा के ज़रा 2 मैसेज के दरमियान फिट कर दिया गया, 2 मैसेज के दरमियान रख दिया गया, ऐसे करके ज़रा एक मैस है, एक मैस, ओहो बाज़ औक़ात डब्बा भी नहीं बनता, ड्राइंग आपकी बहुत पुअर हो जाती है, कोई बात नहीं, बन गया। सो देयर इज अ वन मैस कॉल्ड मैस M1। लेट्स से दिस इज मैस M1, दिस इज मैस M2। राइट नाउ द स्प्रिंग इज एट रेस्ट। सिर्फ ये बता दिया गया कि शुरू में दोनों की वेलोसिटी 0 है और दोनों का मास M1 है, मास M1 मास M2। और रिक्वायर्ड क्या है कि जब आप इस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, अभी तो दबा के पकड़ा हुआ है, जब आप इसको रिलीज करेंगे बोथ मैसेज विल मूव अवे ऑपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर। ऐसे ही है ना, स्प्रिंग छोड़ेंगे एक मैच इधर जाएगा, एक मैच इधर जाएगा, यही काम यहां पे होगा। उस रिलीज के बाद दोनों की जो वेलोसिटी होगी उसकी रेशियो बतानी है आपने, V1 सॉरी, यू नीड टू कैलकुलेट V1 ओवर V2। आपने V1 ओवर V2 को कैलकुलेट करना है, V1 ओवर V2 यू नीड टू कैलकुलेट दिस रेशियो। लेकिन जी यहाँ पे करना क्या है, सोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, LCM बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, कहता है द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई बिफोर का मोमेंटम तो 0 है, क्योंकि स्प्रिंग के मूव होने से पहले ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। सो टोटल मोमेंटम बिफोर इज 0 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इज M1 V1 प्लस M2 V2। जब आप इसको इस तरफ लाएंगे यू विल गेट माइनस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1। आपको V1 ओवर V2 कैलकुलेट करना है तो कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू माइनस M2 ओवर M1। मैंने यहाँ पे किताब में माइनस का साइन लगाया है, आपकी बुक में माइनस का साइन नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? वो आई गेस मिस प्रिंटिंग है किताब की, या मैं क्या कहूँ, मिस प्रिंटिंग ही बेहतर लफ्ज़ है, मैं कुछ और कहने लगा था, मिस प्रिंटिंग ही बेहतर लफ्ज़ है। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट हैं, रेशियो इज नेगेटिव। दैट मीन्स अगर एक बॉल ही दिमाग में घुस गया, एक मैच अगर राइट साइड पर जा रहा है तो दूसरा मैच लेफ्ट साइड पर जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? व्हाट नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट बोथ वेलोसिटीज हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस।
क्या ख्याल है, बात समझ में आती है। एहतमाम ज़रा आसान से न्यूमेरिकल पे हो गया ताकि आपको लगे कि हमने बड़ा सिंपल सा काम किया, शुरू मुश्किल से किया था, आसान एक सिंपल न्यूमेरिकल पे कर लिया। लें जी, यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खूबसूरत सा मौसम जो बाहर हुआ है उसको एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।